नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट CNCC 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन ब्लॉक 1 बाल अनुरक्षण व विकास परिचय इकाई 2 बाल विकास की मूलभूत संकल्पनाएं 2.1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने पढ़ा कि बाल्यावस्था में सभी बच्चों के अनुभव भिन्न होते हैं। बच्चों में भिन्नताओं का एक कारण अनुभवों की विविधता है। भिन्नताओं के अन्य कारक क्या होते हैं? बाल विकास का विषय कुछ ऐसे प्रश्नों से संबंधित है। इस इकाई में आप बाल विकास विषय के कार्यक्षेत्र तथा उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप बाल विकास के कार्यक्षेत्र का वर्णन कर सकेंगे, विकास व वृद्धि में भेद कर सकेंगे, विकास की अवस्थाएं बता सकेंगे तथा उनकी व्याख्या कर सकेंगे, विकास के विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या कर सकेंगे, बाल विकास के अध्ययन की महत्ता बता सकेंगे। 2.2 बाल विकास का अर्थ। माँ के गर्भ में एक निषेचित अंडाणु के बारे में सोचिए। कितना आश्चर्यजनक लगता है कि एक कोशिका 9 महीनों में शिशु में विकसित हो जाती है। इस शिशु के श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, कैकाल तंत्र जैसे कई जटिल तंत्र होते हैं जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। नवजात बालिका स्पर्श का अनुभव करती है, वह देखती है, सूंघती है और रोती भी है। ये क्षमताएं उसे जन्म के बाद गर्भ से बहुत भिन्न परिवेश में समायोजन में मदद करती है। परंतु इन योग्यताओं के बावजूद बालिका पालन पोषण के लिए पालनकर्ता पर निर्भर करती है। पूर्ण रूप से पालनकर्ता पर आश्रित बच्ची धीरे धीरे बैठना, फिर खड़े होना और फिर चलना सीख जाती है। वह स्वयं भोजन और कपड़ा पहनना सीखती है तथा अपनी आवश्यकताओं को शब्दों में व्यक्त करना भी सीख जाती है। धीरे धीरे बालिका अधिक स्वावलंबी हो जाती है और उसकी रुचियों में विस्तार होता है। आगे चलकर वह मित्र बनाएगी और उनके साथ खेल क्रियाओं में भाग लेगी। वह घर के कार्यों में भी सहयोग देगी और संभव है आय उत्पादक क्रियाओं में भी भाग ले। संभव है कि वह एक व्यवसाय चुने और उसके लिए अध्ययन करे। यह बालिका वयस्क होकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बन सकती है। संभवतः उसका विवाह हो और बच्चे भी होंगे। एक गर्भस्थ कोशिका से एक सुयोग वयस्क व योग्य नागरिक कैसे बन जाता है? क्या आपने कभी यह सोचा कि आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वैसे क्यों हैं? आपके भाई और बहन आपसे भिन्न क्यों हैं? केवल देखने में ही नहीं परंतु व्यवहार में भी। इसका क्या कारण है कि एक बालिका अपने पड़ोस में लोकप्रिय है और उसके कई मित्र हैं, जबकि दूसरी अकेले खेलना पसंद करती है? एक बालक अपने समूह का नेता बनता है जबकि एक अन्य बालक संकोची है और अपने अध्यापक के समीप रहता है। क्या सभी बच्चों में विभिन्न कौशलों व योग्यताओं का विकास एक ही समय होता है? क्या सभी 3 वर्षीय बच्चे एक समान होते हैं? एक 4 वर्षीय बच्चे से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या विकास का कोई निश्चित स्वरूप है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक 3 वर्षीय बालिका का व्यवहार 5 वर्षीय बालिका से भिन्न होगा? ऐसे सभी प्रश्न बाल विकास के विषय के आते हैं। बाल विकास के विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है। यह विषय इससे भी संबंधित है कि ये परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। अतः इस विषय का उद्देश्य शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, भावनात्मक, भाषाई व ज्ञानात्मक क्षेत्रों में विकास को समझना और उसकी व्याख्या करना है। वास्तव में व्यक्ति के सोचने का ढंग व व्यवहार बचपन के अनुभवों से प्रभावित होते हैं। बाल विकास के विषय के विद्यार्थी का संबंध बच्चों की उस वृद्धि और व्यवहार से है जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन काल पर पड़ता है। परंतु इस पाठ्यक्रम में हम केवल जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के विकास के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखेंगे। 2.2.1 विकास और वृद्धि। उपर्युक्त चर्चा में हमने विकास और वृद्धि शब्दों का प्रयोग किया है। क्या आप बता सकते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? विकास शब्द का प्रयोग शारीरिक परिवर्तन, चिंतन शक्ति और सामाजिक व भावात्मक व्यवहार में परिवर्तनों के संदर्भ में किया गया है। क्या हम सभी परिवर्तनों को विकास कह सकते हैं? आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझें।
एक 3 महीने की बालिका भूख लगने पर रोना शुरू कर देती है। पेट भर जाने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वह चुप हो जाती है। इतना अल्पकालीन व्यावहारिक परिवर्तन विकास नहीं कहलाया जा सकता। विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उन शारीरिक और व्यावहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के लिए किया जाता है जो कि क्रमानुसार उभरते हैं। अतः इन परिवर्तनों की 3 मुख्य विशेषताएं ये है कि वे प्रगतिशील होते हैं, उनमें क्रमबद्धता होती है तथा वे काफी समय तक टिके रहते हैं। प्रगतिशीलता शब्द का तात्पर्य है कि इन परिवर्तनों की वजह से बालिका को ऐसे कौशल व क्षमताएं प्राप्त होती हैं जो पहले कौशलों से अधिक जटिल, उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली है। इसको समझने के लिए बालिका का घुटनों के बल चलने से पैरों पर चलने तक और ममलाने से मोलने तक के विकास पर विचार कीजिए। ठीक से चलने के लिए यह आवश्यक है कि बालिका सीधी खड़ी होकर और संतुलन बनाकर एक पैर के बाद दूसरा पैर रखे। इसके लिए मांसपेशियों में अधिक समन्वय की आवश्यकता होती है और इसलिए यह घुटने चलने से अधिक जटिल है। चलना वैसे भी अधिक उपयोगी है क्योंकि इससे हाथ अन्य क्रियाओं के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और बालिका ज्यादा आगे तक देख सकती है। इसी प्रकार बोल पाना अम्लाने से उभरता है और यह निश्चय ही अम्लाने से अधिक जटिल और दूसरों से संवाद करने में अधिक प्रभावी भी है। क्रमबद्धता से तात्पर्य है कि विकास एक क्रम से होता है। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है और उससे पहले नहीं हो सकता। अतः बच्चे घुटनों पर चल पाने के बाद ही पैरों पर चल पाते हैं और चलने के बाद ही दौड़ना सीखते हैं। इसी प्रकार वयस्क की जटिल परिस्थिति को संभालने की योग्यता बचपन में सरल कार्य करने की क्षमता से उभरती है। वयस्क जीवन में निर्णय लेने की योग्यता बाल्यावस्था के अनुभवों, कौन सा खेल खेले या कौन सी पुस्तक पढ़े, से विकसित होती है। इस प्रकार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अधिक सरलता और सामर्थ्य से कार्य करना सीखता है। वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि से है। वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। वृद्धि से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन अर्थात वह परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है। लेकिन हमारी वृद्धि मात्र आकार में ही नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो नवजात शिशु 20 वर्ष की आयु में केवल बड़ा बच्चा ही होता। आकार में वृद्धि के अतिरिक्त शरीर में अन्य परिवर्तन भी होते हैं। इनमें शरीर के अंगों के रूप में परिवर्तन, उनकी जटिलता और प्रकारों में वृद्धि और सोचने समझने की योग्यताओं और सामाजिक कमलों में वृद्धि शामिल है। दूसरे शब्दों में, हमारी मात्र वृद्धि ही नहीं होती बल्कि विकास भी होता है। इस प्रकार विकास से अभिप्राय है मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन। इसमें केवल संरचना संबंधी परिवर्तन की नहीं बल्कि प्रकार्यात्मक परिवर्तन भी शामिल है। विकास से तात्पर्य है शारीरिक और तंत्रिकीय संरचना, विचार प्रक्रियाओं और व्यवहार में समय के साथ होने वाले क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत स्थिर परिवर्तन जिनसे प्रत्येक जीव जीवन के प्रारंभ से अंत तक गुजरता है। वृद्धि विकास की बृहत्तर प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। शारीरिक परिवर्तनों के दृष्टिगोचर न होने पर भी विकास जारी रहता है। किशोरावस्था के बाद शारीरिक वृद्धि काफी धीमी पड़ जाती है लेकिन विश्वास की गति में इतना परिवर्तन नहीं आता। विचारों और सामाजिक कौशलों की जटिलता तथा भाषा के प्रयोग में विकास इस निरंतर विकास के सूचक हैं। बोध प्रश्न 1, नीचे दिए गए स्थान में बाल विकास का अर्थ लिखिए। 2.2.2 विकास की अवस्थाएं। मानव का जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता। अब तक आप इन शब्दों से परिचित हो गए होंगे। इन विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के कौशलों व सोचने के ढंग में भिन्नता होती है। आइए अब हम संक्षेप में इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ें। जन्म से 2 वर्ष तक के समय को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः पालनकर्ता पर निर्भर होता है। जन्मोपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है। बालिका की कुशलताएं और योग्यताएं कई गुना बढ़ती हैं। शैशवावस्था के अंत तक वह चलने, दौड़ने और शब्दों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्य हो जाती है, स्वयं खा सकती है, परिवार के सदस्यों व स्वयं को पहचानने लगती है और जाने पहचाने माहौल में आत्मविश्वास से घूमने लग जाती है।
बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में विकास शैशवावस्था जितना तीव्र नहीं होता है। बाल्यावस्था में बालिका शैशवावस्था दौरान प्राप्त कुशलताओं में अपनी निपुणता बढ़ाती है व नए कौशल भी सीखती है। यही समय है जब शरीर के अंगों का समन्वय सुधरता है। बाल्यावस्था के दौरान बालिका व्यवहार के वे ढंग भी सीखती है जो समाज में मान्य हैं। बालिका परिवार के अलावा अन्य कई बाहरी लोगों से मिलती है और उनसे लगाव बढ़ाती है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है और उसके सोचने की क्षमताएं परिपक्व होती हैं, उसे यह एहसास होता है कि वह बहुत कुछ कर सकती है। वह झूले में स्वयं झूल सकती है, रेत से घर बना सकती है, चित्र बनाकर उनमें रंग भर सकती है और गाना गा सकती है। स्वयं कार्य कर पाना उसे आत्मविश्वास की भावना प्रदान करता है। चाहे इस काल में वह काफी स्वावलंबी हो जाती है, फिर भी बालिका के लिए वयस्कों का मार्गदर्शन निरंतर आवश्यक होता है। बाल्यावस्था का समय 2 अवस्थाओं में विभाजित है। प्रारंभिक बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष और मध्य बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष। डंडा प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय शाला पूर्व समय भी कहलाता है, क्योंकि इस उम्र में बालिका ऐसे कौशल सीखती है जो भविष्य में शिक्षा से संबंधित कार्यों में उसकी मदद करेंगे। शाला पूर्व उम्र की बालिका का भाषाई विकास तीव्र गति से होता है और वह प्रायः आसपास की वस्तुओं व लोगों के बारे में प्रश्न पूछती है। वह अंकों, रंगों, आकारों के बारे में सीखती है व प्रतिदिन की घटनाओं के कारणों के बारे में समझने लगती है। इन सभी संकल्पनाओं का विकास वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखने और विविध कार्यकलाप करने से ही होता है। किसी कार्य को सीखने के लिए उसे करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल में बालिका मित्र बनाना सीखती है और लोगों से संबंधों को महत्व देने लगती है। इस अवस्था में बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है और उनकी यह कल्पना शक्ति खेल में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उनकी रुचि ऐसे खेलों में होती है जिनमें उन्हें नाटक या अनुकरण करना हो। इस उम्र के बच्चे देर तक एक साथ नहीं खेल सकते। कुछ समय बाद वे फिर अपने अपने खेल खेलने लगते हैं, चाहे वे एक साथ ही बैठे हो। बच्चों के खेल के इस पहलू के बारे में आप इस खंड की 5वीं इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग की बालिका अधिक परिपक्व हो जाती है और शाला पूर्व बालिका की अपेक्षा उससे अधिक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की आशा की जाती है। बालिका के प्रति माता पिता की आशाएं भी बढ़ती है। संभव है वह आर्थिक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने लगे और स्वयं पाठशाला भी जाने लगे। मध्य बाल्यावस्था वह समय है जब बालिका उन कौशलों को सीखने में संलग्न हो जाती है जो भविष्य में व्यवसाय चुनने में उसकी मदद करते हैं। बालिका की जानकारी का क्षेत्र तेजी से बढ़ता है, उसकी विचार शक्ति का विकास होता है और माहर की दुनिया में रुचि तीव्रता से बढ़ती है। इस अवस्था में हम उम्र बच्चों के साथ बालिका के संबंध अधिक सक्रिय हो जाते हैं। खेलों में उनका आपसी सहयोग बढ़ता है और इसी कारण वे खेल के नियमों का पालन भी कर पाते हैं। सामूहिक खेल खेलना इस समय के विकास का परिणाम है। अगली अवस्था किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष कहलाती है। यह अवस्था यौवनारंभ की अवस्था होती है। लगभग 11 से 14 वर्ष के आसपास की अवस्था यौवनारंभ कहलाती है, जब शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊंचाई और वजन तेजी से बढ़ता है और द्वितीयक यौन विशेषताएं भी प्रकट होने लगती है। लड़कों में दादी का आना और लड़कियों में वक्षस्थल का विकास इसके उदाहरण है। लड़कियों में यौवन का आरंभ लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। तेज शारीरिक परिवर्तनों के कारण संवेदना के स्तर पर पुनः समायोजन की आवश्यकता होती है। इस उम्र में हम उम्र साथी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और किशोर अपने समूह के नियमों व संहिता का पालन करते हैं। समूह के प्रति निष्ठा और गर्व की भावना प्रबल होती है। कभी कभी तो हम उम्र व्यक्तियों की मान्यताएं परिवार की मान्यताओं से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। किशोरों से परस्पर विरोधी आशाएं रखी जाती हैं, अर्थात कमी तो उनसे बड़ों की तरह व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, तो कभी उनको बच्चे समझकर बर्ताव किया जाता है। इस अवस्था में उन्हें व्यवसाय भी चुनना होता है और संभवतः विवाह के लिए भी तैयार होना पड़े। किशोरावस्था के दौरान विचार और भी विकसित तथा अधिक जटिल हो जाते हैं। किशोर अलग अलग परिस्थितियों को समझ सकते हैं और संभाल सकते हैं।
वह मूर्त समस्याओं के विषय में सोचकर उनका समाधान कर सकते हैं। ये सब उन भूमिकाओं व दायित्वों की तैयारी करने में किशोरों की मदद करते हैं जिनकी वयस्क होने पर उनसे अपेक्षा की जाती है। 18 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति वयस्क कहलाता है। एक व्यक्ति को वयस्क मानने के लिए भिन्न भिन्न मापदंड हो सकते हैं। एक मापदंड आर्थिक सामर्थ्य और दूसरा वैवाहिक जीवन प्रारंभ करना हो सकता है। परंतु एक और तो कुछ परिवारों में व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र तक भी माता पिता पर आर्थिक रूप से आश्रित रहते हैं। दूसरी ओर कुछ परिवारों में वयस्क होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है और वे व्यवसाय में जुट जाते हैं। वयस्कता की सामाजिक और कानूनी परिभाषा भी है। उदाहरणतः एक भारतीय 18 वर्ष की उम्र में मताधिकारी हो जाता है। कानूनी तौर से लड़कों और लड़कियों के विवाह की उम्र क्रमशः 21 व 18 वर्ष है। तथापि वयस्कता विशिष्ट रूप से या तो व्यवसाय या व्यवसाय की तैयारी से संबंध रखती है। वयस्कावस्था तक शारीरिक परिवर्तन लगभग पूरे हो चुके होते हैं और व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि अवस्थाओं का यह विभाजन कड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिशु अचानक ही बालिका या बालिका अचानक ही किशोरी हो जाती है। ये सभी परिवर्तन क्रमिक और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और इनसे हम जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। यद्यपि यह प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न रूप में घटित होती है। इस पाठ्यक्रम में आप शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। 2.2.3 विकास के क्षेत्र। व्यक्ति के जीवन में होने वाले विकासों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, शानात्मक विकास और भाषा संबंधी विकास। शारीरिक विकास का संबंध उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो शरीर के अंगों के आकार, बनावट व अनुपात में होते हैं। ये परिवर्तन गर्भावस्था से शुरू हो जाते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण। इसके परिणामस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बढ़ता है। शारीरिक व क्रियात्मक विकास के कारण ही बालिका कई क्षमताएं प्राप्त करती है। इन्हीं विकास के फलस्वरूप एक बालिका जो जन्म के समय केवल अपनी पीठ के बल लेट सकती है, धीरे धीरे करवट बदलना, सिर संभालना, बैठना, चलना, दौड़ना और सीधी चढ़ना सीखती है। आंखों और हाथों की गतिविधियों में तालमेल से बालिका बिना गिराए खाना खा सकती है। धीरे धीरे वह स्वयं कपड़े पहनना, चित्र बनाना, कूदना, रंग भरना, साइकिल चलाना व टाइप करना सीखेगी। जैसे जैसे वह बड़ी होती है पहले के कौशलों में और निपुणता आती है और साथ ही वह नए कौशल सीखती है। भाषा संबंधी विकास का तात्पर्य उस विकास से है जिसके कारण एक बालिका, जो शुरू में केवल रोकर ही अपनी बात बता सकती है, शब्दों का इस्तेमाल करना सीखती है और फिर वाक्यों में बातचीत करने लगती है। कितनी आसानी से बालिका उचित भाषा सीख जाती है। पहले पहले तो बच्ची पानी पीने की इच्छा रोकर प्रकट करती है। धीरे धीरे वह पानी शब्द बोलकर अपनी इसी इच्छा को बतलाती है। कुछ समय बाद वह माँ पानी कहती है और अंततः पूरा वाक्य माँ मुझे पानी पीना है बोलती है। पूरा वाक्य बोलना सीखने तक वह 3 वर्ष की हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध विचार शक्ति के उभरने से है। उम्र के साथ बालिका के सोचने समझने में जो विकास और परिवर्तन होते हैं, वह उसकी क्रियाओं में देखे जा सकते हैं। शिशु में जन्म से वयस्क के समान विवेचन और चिंतन की योग्यताएं नहीं होती, बल्कि बालिका ऐसा दर्शाती है कि जो वस्तु उसकी आंखों के सामने से हटा दी गई है वह अब कहीं विद्यमान ही नहीं है और उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। धीरे धीरे वह सीखती है कि वस्तु और व्यक्ति अचपी वे दिखाई न भी दे तब भी वे कहीं न कहीं विद्यमान हैं। 5 वर्ष की उम्र तक वह मारी और हल्का, तेज और धीर, रंग तथा आकार जैसी संकल्पनाओं को समझने लगती है। आसपास की वस्तुओं का अन्वेषण और वस्तुओं के संबंध में क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के परिणाम स्वरूप उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके चिंतन का विकास तो होता है परंतु वह अभी भी परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने में असमर्थ होती है। उदाहरणतः
वह यह नहीं समझ पाती कि जब वह स्वयं पेड़ पर चढ़ सकती है तब दूसरा बच्चा क्यों नहीं चढ़ पाता। वह यह सोचती है कि जो वह कर सकती है वह अन्य लोगों को भी आना चाहिए और उन्हें उसी के समान भावनाओं का अनुभव करना चाहिए। उसके अनुसार सभी वस्तुओं जैसे सूर्य, पत्थर, पेंसिल और मेज में उसी की तरह जीवन और भावनाएं हैं। एक 10 वर्षीय बालिका विवेचन और विश्लेषण कर सकती है, परंतु उसकी यह क्षमता जीवन की प्रत्यक्ष परिस्थितियों तक ही सीमित रहती है। वह सदा अमूर्त ढंग से नहीं सोच सकती और उसके लिए यह सोचना कठिन हो जाता है कि क्या होगा और क्या हो सकता है। अमूर्त विचार का पूर्ण विकास किशोरावस्था के समय में होता है। किशोरी अब जटिल परिस्थितियां संभाल सकती है। व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक अवस्था में सोचने की क्षमता पिछली अवस्था की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न और अधिक विकसित होती है। आम जीवन में आपने बुद्धि, इंटेलिजेंस शब्द कई बार सुना होगा। बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानसिक विकास की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञान से अभिप्राय है जानने की प्रक्रिया, जो सूचना को एकत्रित करने और संसाधित करने के माध्यम से निष्पन्न पूर्ण होती है। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान सीखना, स्मरण करना, समस्या समाधान और सोचना शामिल है। बुद्धि शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार व्यक्ति की सोद्देश्य कार्य करने, युक्ति संगत, तर्कपूर्ण तरीके से सोचने और पर्यावरण से साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता बुद्धि है। दोनों शब्दों बुद्धि और संज्ञान प्रायः एक दूसरे के स्थान पर भी प्रयुक्त किए जाते हैं। सही और गलत, न्याय और अन्याय की समझ चिंतन के विकास से ही संबंधित है। शिशु को उचित और अनुचित का बोध नहीं होता। प्रारंभिक समाजीकरण से वह सीखता है कि क्या ठीक है और क्या गलत। करने और न करने योग्य कार्यों की जानकारी बच्चे को माँ बाप से मिलती है और उसके मूल्यों का एक हिस्सा बन जाती है। सामाजिक विकास का संबंध उन योग्यताओं के विकास से है जो व्यक्ति को समयोचित व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। सामाजिक विकास का तात्पर्य बालिका के व्यक्तियों से संबंध और उनसे अंतःक्रिया से है। बालिका अनायास ही उस व्यक्ति की ओर खिंचती है जो उससे प्रेम व स्नेह करता है। धीरे धीरे वह अपनी माँ और अन्य पालनकर्ताओं को पहचानने लगती है और उसका उनसे लगाव हो जाता है। इसी लगाव की बुनियाद से भविष्य में वह अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाएगी। शैशवावस्था में बालिका की क्रियाएं उसकी अपनी आवश्यकताओं तक ही केंद्रित होती है। 7 या 8 वर्ष की उम्र के बाद ही वह दान प्रदान पर आधारित स्थायी संबंध बनाती है। यही समय होता है जब बच्चे मित्र बनाते हैं और किसी एक मित्र को अपना घनिष्ठ मित्र कहते हैं। जब बालिका अन्य बच्चों व वयस्कों के संपर्क में आती है तो वह ऐसा व्यवहार सीखती है जो स्वीकार्य होता है। वह खाने, कपड़े पहनने, बड़ों से बात करने के ढंग और अपनी संस्कृति से संबंधित अन्य चीजों के बारे में जानकारी हासिल करती है। धीरे धीरे वह यह समझने लगती है कि खिलौना छीनना, किसी को मारता, बारी से न खेलना इत्यादि सही नहीं है। वह आपसी सहयोग, दूसरों की मदद और उदारता का मूल्य समझने लगती है। किशोरावस्था और वयस्कावस्था में दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता से उसे लोगों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने में सहायता मिलती है। भावात्मक विकास का संबंध क्रोध, आनंद, मय, हर्ष, खुशी, चिंता और दुख जैसे मनोभावों के उभरने और इनकी सामाजिक रूप से स्वीकार्य अभिव्यक्ति के ढंग से है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है और व्यवहार के उचित ढंगों से अवगत होती है तो उसमें विविध मनोभाव भी प्रकट होते हैं। शिशु के रूप में वह केवल व्यथा, डिस्ट्रेस और आनंद की अभिव्यक्ति करती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती है खुशी, हर्ष, भय, क्रोध, निराशा और घृणा की अभिव्यक्ति भी कर पाती है और इन्हें सही ढंग से व्यक्त करना सीखती है। उदाहरणतः 4 वर्षीय बालक अपने दोस्त से क्रोधित होकर उसे मारता है, परंतु धीरे धीरे वह किसी अन्य उचित ढंग से अपना क्रोध प्रकट करना सीख जाता है। हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हुए अक्सर व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है? यदि आपने बच्चों और वयस्कों का अवलोकन किया हो तो आप यह अवश्य देखा होगा कि अलग अलग परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन,
अनुभूति व्यक्तियों से अंतःक्रिया और परिस्थितियों पर प्रक्रिया का एक विशिष्ट ढंग होता है। हम में से हर एक का अलग व्यक्तित्व है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह भी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है और यह अन्य लोगों के साथ हमारी अंतःक्रिया निर्धारित करता है। जो बालिका आश्वस्त और प्रसन्नचित्त रहती है, संभवतः दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण और स्नेहती होगी। व्यक्तित्व का संबंध व्यक्ति के अन्य लोगों से संबंध बनाने के और अपने व दूसरों के बारे में सोचने और अनुभूति के सुस्पष्ट ढंग से है। शारीरिक, ज्ञानात्मक, भाषा संबंधी, सामाजिक और भावनात्मक विकास के क्षेत्रों में अनुभवों और सफलताओं से ही व्यक्तित्व उभरता है। विकास के विविध क्षेत्रों में परस्पर संबंध। अभी तक हमने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के बारे में जो चर्चा की है उससे शावर लगे कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में होने वाला विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। शारीरिक कौशलों के विकास से बच्ची चल पाती है, उसकी क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है और अपने परिवेश की छानबीन में उसे सहायता मिलती है। इन क्रियाओं से उसका ज्ञानात्मक विकास भी होता है। भाषा संबंधी विकास बालिका के संप्रेषण के ढंग को अधिक सफल बनाता है। इसके कारण ही वह और व्यक्तियों के साथ संपर्क बना पाती है। इस संपर्क और अंतःक्रिया का उसके सामाजिक विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। चिंतन की बढ़ती जटिलता और सामाजिक संपर्क से उसे उचित और अनुचित, अच्छा और बुरा जैसी संकल्पनाओं की समझ आने लगती है। जब हम एक बालिका का अवलोकन या उस पर चर्चा करते हैं तो हमें उसका एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में अध्ययन करना होगा। बालिका एक पूर्ण व्यक्ति है जिसके एक क्षेत्र के अनुभव और कौशल दूसरे क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर प्रभाव को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है। जब तक हम किसी व्यक्ति को सभी पक्षों में न जान जाएं, तब तक हम उसे पूरी तरह नहीं जान सकते। बोध प्रश्न 3। 1. बच्चों के व्यवहार के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। बताइए वे विकास क्षेत्र के किस वर्ग में आते हैं। क. बालक बल्ले से गेंद को मारता है। ख. 5 वर्षीय बालिका यह समझने लगती है कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है, जबकि घास का तिनका तैरता है। ग. बालिका मित्रों के साथ खिलौने बांटकर खेलती है। घ. 4 वर्ष की बालिका रंगों को पहचान सकती है। च. बालिका उम्र के साथ लंबी होती जाती है। 6. बालिका व्यक्तियों से मिलने पर उनका अभिवादन करती है। ज. बालिका वस्तुओं के नाम सीखती है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 2.3 बाल विकास का महत्व। बाल विकास का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न उम्र में बालकों का व्यवहार कैसा होता है और इसके क्या कारण हैं। इसके साथ ही साथ बाल विकास की जानकारी से हम बच्चों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। आइए अब हम यह पढ़ें कि यह जानकारी हमारे लिए किस प्रकार सहायक हो सकती है। 2.3.1 सार्वभौम स्वरूपों का वर्णन। अब तक पढ़े विविध उदाहरणों से आप यह समझ ही गए होंगे कि विकास एक निश्चित क्रम से होता है। यदि आप ध्यानपूर्वक बच्चों की गतिविधियों को देखें तो भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रत्येक बालिका पहले ध्वनि व इशारों से अपनी बात को अभिव्यक्त करती है, फिर वह शब्द सीखकर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करती है और अंततः पूरे और व्याकरणिक रूप से ही वाक्यों का प्रयोग करने लगती है। विकास के सभी क्षेत्रों में योग्यताओं के उभरने में भी ऐसा ही अनुक्रम है। विकास का यह अनुक्रम या स्वरूप सभी बच्चों में एक समान होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चा इन अनुक्रमों सीक्वेंस से एक निर्धारित क्रम ऑर्डर में गुजरता है। अधिकांश बच्चों में एक विशिष्ट योग्यता एक खास उम्र में ही आती है। बच्चे प्राय 6 महीने की उम्र तक बैठना सीखते हैं। 1 वर्ष तक आते आते 1 या 2 शब्द बोलने लगते हैं और उनमें अमूर्त विचार की क्षमता लगभग 12 वर्ष की उम्र में प्रकट होती है। इस प्रकार विकास का एक सामान्य स्वरूप है। इसके अतिरिक्त बालिका घुटनों पर चलना सीखने से पहले बैठना नहीं सीख सकती और अपनी प्रमुख पालनकर्ता से संपर्क करने के पश्चात ही अन्य लोगों से संपर्क करना सीखती है। अर्थात विकास के क्षेत्र में किसी योग्यता का उभरना पहले वाली योग्यता पर ही आधारित होता है और उसके बाद ही संभव है।
परंतु इसके साथ ही साथ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम उम्र से संबंधित विकास के अनुक्रम की बात करते हैं तो वह बताई गई उम्र औसत उम्र होती है। यद्यपि सभी बच्चे विकासात्मक अनुक्रम से गुजरते हैं, सबकी गति भिन्न होती है। परिणामस्वरूप जिन में बच्चे एक विशेष क्षमता प्राप्त करते हैं उसमें वैयक्तिक रूप से भिन्नताएं होती है। जब हम कहते हैं कि बच्चे लगभग 12 महीने की उम्र में चलना सीखते हैं, तो संभव है कि एक बच्चा 9 महीने तक चलना आरंभ करे, दूसरा 10 महीने में और एक अन्य 15 महीने में। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि अमूर्त विचार 12 वर्ष की उम्र में प्रकट होते हैं, तो संभव है कि एक किशोरी यह योग्यता पहले प्राप्त कर ले और दूसरी देर में। वस्तुतः विशेष योग्यता की प्राप्ति के लिए एक आयु वर्ग एज रेंज होता है जिसके अंतर्गत बच्चे वह योग्यता प्राप्त करते हैं। इसलिए इस पाठ्यक्रम में जब भी हम क्षमताओं की प्राप्ति की उम्र की बात करते हैं तो उस उम्र को औसत उम्र मानना चाहिए। जब बच्चे का विकास इस औसत उम्र से काफी पीछे हो, केवल तभी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आयु वर्ग जिसमें अधिकांश बच्चे एक निश्चित योग्यता प्राप्त करते हैं, विकास के मानदंड को पहचानने में सहायक होते हैं। बालिका का विकास सामान्य गति से हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाने में यह मानदंड सहायक होते हैं। उदाहरणतः चलना आरंभ करने की औसत उम्र 1 वर्ष है, परंतु विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण बच्चे 9 और 13 महीनों के बीच कभी भी चलना आरंभ कर सकते हैं। परंतु यदि बालिका 15 महीनों के बाद भी चलना आरंभ नहीं करती तो इसका मतलब है कि चलना आरंभ करने में उसने देर लगा दी है। इस स्थिति में माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए। अनुकूलतम शब्द का प्रयोग अधिकतर विकास के संबंध में होता है। अनुकूलतम विकास का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वृद्धि और परिवर्तन अपेक्षित गति से हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, बालिका का विकास मानदंडों के अनुसार हो रहा है। सामान्य परिस्थितियों में जब बालिका को कोई विशेष समस्या न हो तो विकास अनुकूलतम होगा। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, विकास की गति में वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण अनुकूलतम विकास के क्षेत्र में कुशलताओं और योग्यताओं के बृहत्तर क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। 2.3.2 वैयक्तिक भिन्नताओं की व्याख्या। यद्यपि विकास का एक नियत ढांचा होता है जो सभी बच्चों के लिए एक सा होता है, परंतु कोई 2 बच्चे एक समान नहीं होते। उनकी पसंद, नापसंद, अभिरुचियों, दिलचस्पी, कौशलों व योग्यताओं, बात करने के ढंग, आकृति और व्यवहार में भिन्नता होती है। वैयक्तिक भिन्नताओं का संबंध बच्चों के व्यक्तित्व, कौशलों और विचारों में विविधता से है। संभव है कि परिवार में एक बालिका बहुत शांत हो और दिए गए सभी कार्य करे, जबकि दूसरी हमेशा अपनी ही बात मनवाए। कुछ बच्चों की गीत गाने में रुचि होती है, जबकि दूसरों का संगीत के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं और कुछ दूसरों की अपेक्षा अधिक ऊंचा कूद सकते हैं। आपने अभी पढ़ा है कि जिन उम्रों में बच्चे एक विशेष कौशल प्राप्त करते हैं उनमें वैयक्तिक भिन्नताएं होती है। वैयक्तिक भिन्नताओं की जानकारी से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और उसकी तुलना दूसरे बच्चों से नहीं की जानी चाहिए। यदि एक बालिका झगड़ालू है और प्रायः अपने मित्रों से झगड़ती रहती है तो यह कह देना काफी नहीं है कि वह तो है ही ऐसी। हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका व्यवहार ऐसा क्यों है। ऐसा भी संभव है कि वयस्क उसकी ओर समुचित ध्यान न दे रहे हो, जिससे बालिका असुरक्षित महसूस करती हो और झगड़ालू होकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हो। 2.3.3 मानव व्यवहार को समझना। वयस्कों की कई मनोवृत्तियां एवं व्यवहार उनके बाल्यावस्था के अनुभवों पर आधारित होते हैं। एक व्यक्ति की सफलता और असफलता पर प्रतिक्रिया, चुनौतियों का सामना कर पाना और दूसरों से संबंध बना पाना इत्यादि, ये सब काफी हद तक जीवन के प्रारंभिक अनुभवों पर निर्भर करते हैं। एक बालिका जो महसूस करती है कि उसे माता पिता का समुचित प्रेम और ध्यान नहीं मिला, संभवतः बड़ी होकर महसूस करे कि उसे कोई पसंद नहीं करता। एक बालिका जिसे छोटी सी गलती के लिए भी बुरी तरह डांटा जाता रहा हो, बड़ी होने पर शायद किसी भी कार्य में पहल करने से डरे। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अथवा बालिका का व्यवहार प्रत्येक संदर्भ में भिन्न होता है।
अतः किसी बच्चे के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी परिस्थिति को समझना और विभिन्न संदों में उसका अवलोकन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए मोहन को लीजिए, जो 4 वर्ष का बालक है और नर्सरी स्कूल में जाता है। स्कूल में मोहन शांत रहता है और बहुत शर्माता है। उसका कोई मित्र नहीं है और 4 घंटे स्कूल में रहने पर वह एक शब्द भी नहीं बोलता। वह किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता और अपने आप अकेले खेलना पसंद करता है। तथापि वह अध्यापक का कहना मानता है। यही बालक घर पहुंचकर बिल्कुल बदल जाता है। वह अपनी मां को पाठशाला के अनुभव बताता है, बड़े भाई के साथ खेलता है और स्कूल में सिखाए गए गाने गाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक का व्यवहार इन दो संदों में कितना अलग है। यदि किसी ने मोहन को केवल स्कूल में देखा हो तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वह एक शर्मीला बालक है, परंतु यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। मोहन के व्यवहार के बारे में अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले स्कूल व घर दोनों में ही उसका अवलोकन करना आवश्यक है। स्कूल उसे आत्माभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं कर पाता, इसका भी अध्ययन करना होगा। 2.3.4 बच्चों के साथ दैनिक अंतःक्रिया में अनुप्रयोग विकास के सार्वभौम स्वरूप का विवरण और मानदंडों के संबंध में वैयक्तिक भिन्नताओं का स्पष्टीकरण। बच्चों के बारे में वह जानकारी प्रदान करता है जो उनके साथ हमारे दैनिक संबंधों में उपयोगी है। इससे हमें बच्चों की योग्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनके प्रति संवेदनशीलता आती है और हम उनके विकास में सहायक हो सकते हैं। मानदंडों से योग्यताओं के उभरने की औसत आयु का पता चलता है। इससे माता पिता व व्यावसायिकों प्रोफेशनल्स को यह जानने में सहायता मिलती है कि बालिका का विकास औसत आयु वर्ग में है या नहीं। वे विकास के अनुक्रम की अगली अवस्था के लिए बालिका को तैयार भी कर सकते हैं। उदाहरणतः, जो बच्चा बोलना प्रारंभ करने वाला हो तो उसे इसके लिए अवसर और प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जैसे उसके साथ भाषा के खेल खेलना और गाना गाना। विकास को बढ़ाने के लिए जो क्रियाकलाप बच्चों के साथ किए जा सकते हैं उनके बारे में आप आगे की कहानियों में विस्तार से पढ़ेंगे। विकास के मानदंडों की जानकारी से पालनकर्ता बच्चों के लिए ऐसी खेल क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं जो बालकों की रुचि और योग्यताओं के अनुरूप हो। 2 वर्षीय बालिका में लिखने की क्षमता नहीं होती। यदि हम इस बालिका से जबरदस्ती लिखवाएं और उसकी असफलता पर उपहास करें तो संभवतः उसमें अयोग्यता की भावना आ सकती है। यदि यही कार्य 4 वर्षीय बालिका को दिया जाए तो वह बहुत कम समय में लिखना सीख जाएगी। परंतु साथ ही साथ बच्चों को चुनौतियों का सामना करना भी अच्छा लगता है। उन्हें ऐसे काम करने में मजा आता है जो उनकी योग्यता से थोड़े जटिल हो, परंतु इतने कठिन भी नहीं कि वे निरंतर प्रयासों के बाद भी सफल न हो पाएं। उदाहरणतः, जिस बालिका ने साधारण जोड़ करना सीख लिया हो उसे 2 अंकों की संख्या को जोड़ने में आनंद आएगा, परंतु यदि उसे गुणा करने को दिया जाए तो वह ऊब जाएगी क्योंकि यह उसके लिए कठिन है। यदि उसे बार-बार साधारण जोड़ करने को दिया जाए तो भी बालिका की उसमें रुचि नहीं रहेगी। बाल विकास की जानकारी बच्चों के विकास को बढ़ाने वाली उपयुक्त खेल क्रियाओं को चुनने में सहायक होती है। अनुसंधान से भिन्न आयु में बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी गिलाती है और यह जानकारी बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण व शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहायक होती है। इस पाठ्यक्रम में आप हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे और यह भी बताया जाएगा कि बाल सेवा संस्थानों को कैसे संगठित करें। इस भाग की समाप्ति पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। विकास के बारे में चर्चा करते समय हम केवल संभावनाओं की ही बात कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से कभी यह नहीं कह सकते कि यदि बालिका का एक विशेष अनुभव हुआ है तो एक निश्चित विकास अवश्य होगा। उदाहरणतः, हम यह नहीं कह सकते कि जो बालिका प्रारंभिक वर्षों में अपने माता पिता के साथ संतोषजनक संबंध नहीं बना पाई वह अवश्य ही बड़े होकर अन्य लोगों से संबंध स्थापित करने में कठिनाई महसूस करेगी। हम केवल यह कह सकते हैं कि ऐसा होने की संभावना है, परंतु इसका होना या न होना कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। ये कारक है बालिका का स्वभाव और बाद में अपने माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों से संतोषजनक संबंध बनाने की योग्यता। आइए एक अन्य उदाहरण से इस बात को समझें। 2 बालिकाएं जिनका प्रायः मजाक उड़ाया जाता है,
उनमें से एक शर्मीली व अंतर्मुखी बन जाती है जबकि दूसरी इसको चुनौती समझकर अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करती है। दोनों का अनुभव तो समान है पर दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालिका अपने व्यक्तिगत गुणों व अनुभवों के आधार पर वर्तमान परिस्थिति को अपने ढंग से निपटाएगी। वर्तमान स्थिति की समझ पर प्रारंभिक अनुभव अपना प्रभाव डालते हैं। इस सम का अर्थ यह है कि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि किसी अनुभव के परिणाम स्वरूप एक विशेष विकास होगा। विकास के दौरान बालिका भिन्न मार्ग अपना सकती। 2.4 शैशवावस्था व प्रारंभिक बाल्यावस्था का महत्व। व्यक्ति के जीवन में शैशवकाल और प्रारंभिक बाल्यकाल के समय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके क्या कारण हैं? पहला, अनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों के अनुभव मर्द के व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। वयस्कों के सोचने के देग, आचरण और अभिव्यक्तियों का संबंध प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभवों से होता है। दूसरा, जैसा आपने इकाई के पहले भाग में पढ़ा है, सभी क्षेत्रों शारीरिक, शानात्मक, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक में विकास की गति इस अवधि में सबसे तीव्र होती है। इस दौरान उन कौशलों को सीखना संभव है जिन्हें बाद में प्राप्त करना कठिन और कभी-कभी असंभव भी हो जाता है। इन वर्षों में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और यह शान बच्चों को वयस्क होने में मदद करता है। बच्चे वयस्कों को कई रूपों में देखते हैं, जैसे पिता, माता, महन, भाई, दादा और बुनकर, चिकित्सक या डाकिये के रूप में। वयस्क भूमिकाएं निभाने की तैयारी बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाती है। इस तैयारी में कुछ योगदान तो माता पिता के प्रत्यक्ष शिक्षण का होता है और कुछ बच्चे वयस्कों के अनुकरण से सीखते हैं। सीखना और कौशल प्राप्त करना तो सारी उम्र जारी रहता है, परंतु इतने कम समय में इतने विविध प्रकार के कौशल व्यक्ति फिर कभी नहीं प्राप्त कर पाता। शैशवकाल और प्रारंभिक बाल्यकाल के महत्व का तीसरा कारण दूसरे कारण का ही परिणाम है कि इस अवस्था में विकास बहुत तेज गति से होता है। प्रतिकूल अनुभव जैसे अपर्याप्त भोजन, परिपोषण और देखरेख की कमी, रहन सहन की अस्वस्थ परिस्थितियां, बीमारी, वयस्कों के साथ अंतःक्रिया में कमी, शोषणकारी कार्यदशा, विकास में काफी हद तक बाधक होते हैं। इसी प्रकार अनुकूल अनुभव विकास की गति को बढ़ाते हैं। अतः इस समय में अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही अनुभवों से विकास प्रभावित होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि बालिका को कम से कम क्षतिपूर्ण अनुभव हों। स्नेह, परिपोषण और देखभाल सभी क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक है। विकास केवल खिलाने, नहलाने और शारीरिक देखभाल जैसी क्रियाओं का परिणाम नहीं है। विकास बालिका में पूर्ण कल्याण की भावना का परिणाम है, जो कि केवल प्यार और स्नेह के वातावरण में जड़ा सीखने के भी पर्याप्त अवसर हो रहने से होता है। सुरक्षात्मक संबंधों की आवश्यकता तो सारी उम्र रहती है, परंतु प्रारंभिक वर्षों में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यही समय है जब बालिका के आत्मसम्मान का विकास होता है। इन वर्षों में सकारात्मक अनुभव आवश्यक है। सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना की नींव प्रारंभिक वर्षों में ही पड़ जाती है। ये भावनाएं महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इकाइयों के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं, चाहे वह कार्य साइकिल सीखना, पाठशाला में सफलता पाना, नए मित्र बनाना या जाल फेंकना सीखना हो। यदि व्यक्ति अपने बारे में विश्वस्त न हो तो वह सफलता की अपेक्षा नहीं करता और इसी कारण सफल भी नहीं होता। यह विचार विमर्श शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यकाल के समय के महत्व पर केवल एक सरसरी दृष्टि है। अगले खंडों में आप प्रत्येक क्षेत्र में विकास और उसे बढ़ाने के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बोध प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए स्थान में उत्तर लिखिए। 1. विकास के मानदंड की परिभाषा दीजिए। 2. बताइए कि बाल विकास का अध्ययन आपके लिए कैसे उपयोगी होगा। 3. शैशवावस्था और बाल्यावस्था के महत्व के 3 कारण बताइए। 2.5 सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि बाल विकास का क्षेत्र विकास के दौरान होने वाले परिवर्तनों के विवरण और जानकारी से संबद्ध है। विकास का संबंध व्यक्ति में होने वाले सभी गुणात्मक परिवर्तनों से हैं जो क्रमबद्ध और प्रगतिशील होते हैं तथा काफी समय तक टिके रहते हैं। दूसरी ओर वृद्धि का संबंध उन परिवर्तनों से है जो मापे जा सकते हैं।
मानव का जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित होता है। शव, जन्म से 2 वर्ष तक, शाला पूर्व 2 से 6 वर्ष तक, मध्यमाल्यावस्था से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और वयस्कता। इन अवस्थाओं का वर्गीकरण विचारशीलता में मिणमता और शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और व्यक्ति की भाषा में योग्यताओं पर आधारित है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्रमिक होता है और आयु वर्ग की कड़ी सीमाएं नहीं होती। विकास के विभिन्न क्षेत्र है ज्ञानात्मक, शारीरिक क्रियात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई विकास। व्यक्तित्व से तात्पर्य है व्यक्ति के गुण, अन्य लोगों से उसके संबंध, सोचने के विशिष्ट स्वरूप और अपने तथा दूसरों के प्रति भावनाएं। बाल विकास का अध्ययन हमें मानव व्यवहार के स्वरूप के बारे में अंतर्दृष्टि देता है और विकास के सार्वभौम स्वरूप का वर्णन भी करता है। मानदंडों से हम बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं और उन्हीं के आधार पर बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं। बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताओं से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से अलग होता है। यह शान बच्चों के साथ दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में हमारी सहायता करता है। 2.6 शब्दावली लगा वह शिशु और एक या एक से अधिक वयस्क के बीच भावनात्मक बंधन। अगर शिशु दुखी होगा तो इस व्यक्ति के पास जाएगा और इससे अलग होने पर दुखी होगा। बबलाना 9 माह की आयु में शिशु द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनियाँ। ये ध्वनियाँ गागा गागा, दे जैसे अक्षरों की आवृत्ति होती है। निषेधित अंडाणु जब अंडाणु एवं शुक्राणु मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में अंडाणु को निषेचित अंडाणु कहते हैं। परिपोषण युवा, कमजोर या असहाय के लिए भावनात्मक सहायता, भोजन के लिए आवास आदि की व्यवस्था करना। कौशल किसी लक्ष्य को प्राप्त करने या विशेष कार्य को निष्पन्न करने के लिए किए जाने वाली क्रियाओं का समायोजित क्रम। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।